अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन है मेरे सामने, एमसीक्यूज टाइप है, जिसमें एवरेज इनकम गिवन है और उसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड गिवन है, दैट इज 5000 टू 6000 यूनिट्स। और आपसे ये पूछा है कि वेदर द डिमांड इज प्राइस इन इलास्टिक, द गुड इज इंफीरियर, इनकम इलास्टिसिटी इज -2, द प्रोडक्ट इज नॉर्मल। कभी ऐसा होता है कि हम बगैर कैलकुलेशन किए भी कुछ चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते होते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। मसलन इसमें तो कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन है जिसमें इनकम गिवन है और उसके बाद उसकी प्रोडक्ट की डिमांड गिवन है। तो एक चीज़ जो हमें इस इंफॉर्मेशन में नज़र आ रही है वो ये है कि इनकम के बढ़ने से, जैसे 20,000 से 22,000 जब हुई, तो डिमांड बढ़ के 5,000 से 6,000 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट रिलेशन है। जब डायरेक्ट रिलेशन था तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं हो सकता। और इंफीरियर गुड में भी इनकम में और किसी चीज की डिमांड में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक ये है कि प्रोडक्ट इज नॉर्मल और दूसरा है कि क्या प्राइस इन इलास्टिक है। तो अगेन, ये चूंकि इंफॉर्मेशन जो थी हमारे पास वो इनकम की थी, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। एंड द आंसर इज द प्रोडक्ट इज नॉर्मल। एज वी नो कि नॉर्मल के केस में इनकम के बढ़ने से डिमांड फॉर अ गुड बढ़ जाती है और इनकम के कम होने से कम हो जाती है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड द डिमांड फॉर अ गुड इज पॉजिटिव, सो द आंसर इज नॉर्मल। इसके बाद क्वेश्चन है सेकंड वन। लेट मी, जी, इसमें प्राइस गिवन है, प्राइस इज 20,000 एंड देन इट इज 18,000 और क्वांटिटी डिमांडेड गिवन है 5,000 टू 6,000। तो एक तो ये है कि जो प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में जो रिलेशन है दैट इज इनवर्स। तो क्या कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, पहले मैं उसका बताऊंगा। एक इसमें ऑप्शन है द प्रोडक्ट इज गिवन। तो गिवन के केस में हमें पता है कि जो पीईडी होती है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड होती है, वो पॉजिटिव होती है। चूंकि गिवन गुड के लिए प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट होता है, इनवर्स नहीं होता। अगेन, ये नहीं हो सकता चूंकि आंसर में आप देख रहे हो कि इनकम इलास्टिसिटी है, इस आंसर में भी इनकम इलास्टिसिटी है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखें, क्वेश्चन को हमने कैलकुलेट नहीं किया लेकिन हम आंसर तक पहुंच गए। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2। हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कौन से फार्मूले से, कि पीईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी ओवर पी। इसको आप अप्लाई करके आंसर को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो अभी हमने ये सीखा कि कभी ऐसे भी होता है कि बगैर कैलकुलेशन के भी आप आंसर तक पहुंच जाते हो। Next is the price elasticity of demand is unit, then a fall in price, uh, fall in price से क्या होगा, जो आपका रेवेन्यू है वो रिड्यूस करेगा, आपके रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आएगी, आपका रेवेन्यू इंक्रीज करेगा और क्या कॉस्ट डिक्रीज होगी। अगेन, अगर हमें पता है कि प्राइस के कम होने से अगर टोटल रेवेन्यू कम हो जाए, यहाँ पे ऊपर हमने कहा प्राइस फॉल हुई है, तो इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है, दैट इज लेसर देन 1। और अगर प्राइस के कम होने से टोटल रेवेन्यू बढ़ जाए तो इलास्टिसिटी डिमांड होती है ग्रेटर देन 1। और अगर प्राइस के कम होने से या चेंज होने से टोटल रेवेन्यू में चेंज ना आए तो इलास्टिसिटी डिमांड वुड बी इक्वल टू 1। तो आंसर इज क्या होगा कि अगर यूनिट है तो लीव्स रेवेन्यू अनचेंज्ड। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन है, इफ क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड इज -2
If cross elasticity demand is -2, the products are substitutes and demand is cross price elastic. The products are substitutes and demand is cross price inelastic. The products are complements and demand is cross price elastic. And the products are complements and demand is cross price elastic. तो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड का जो आंसर होता है उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि एक उसके साइन की इंटरप्रिटेशन है। साइन अगर प्लस होगा तो गुड्स होंगी सब्सटीट्यूट्स सब्सटीट्यूट्स और साइन अगर माइनस होगा तो गुड्स होंगी कॉम्प्लीमेंट्स। और दूसरा इसकी इंटरप्रिटेशन है इस वैल्यू के साथ। यहाँ पे वैल्यू क्या है, दैट इज -2। तो 2 मतलब ग्रेटर देन 1 इलास्टिक। तो यहाँ पे माइनस था तो इसका मतलब है ये एक तो कॉम्प्लीमेंट है और दूसरा क्या है, क्रॉस प्राइस इलास्टिक। माइनस का मतलब कॉम्प्लीमेंट्स हैं और 2 का मतलब यह है कि वो जो क्रॉस इलास्टिक डिमांड है दैट इज ग्रेटर देन 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज income elasticity demand is +2 and income increases by 20%. Sales were 5,000 units. What will they be now? अब वो क्या होंगी? तो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड को हमें पता है वाई ई डी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी था हमारे पास 2 और परसेंटेज चेंज इन इनकम इज गिवन दैट इज 20% और परसेंटेज चेंज इन क्यू आपसे कहा गया है कैलकुलेट करने को। तो पहले हम परसेंटेज चेंज इन क्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि 5,000 से कहाँ पे जाएगा। तो ये परसेंटेज चेंज इन क्यू आपका आंसर आ गया जी 40%। ये मल्टीप्लाई हो गया 20 इंटू 2 दैट इज द 40%। तो 40% ऑफ 5,000 कितना हो गया, दैट इज 5,000 इंटू 40/100। तो ये आपके पास क्या आंसर बनेगा, दैट इज 002,000। तो हमने कैलकुलेट करना था Q2। तो Q2 इज Q1 प्लस चेंज। Q1 हमारे पास था 5,000 तो Q2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐड हो गई है 2,000 एंड नाउ इट इज 7,000। तो आंसर इज 7,000। ये हो गया आंसर। ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन था जिसको कैलकुलेट किए बगैर हम नहीं कर सकते थे। तो कुछ ना कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर ही कोई ना कोई आंसर मौजूद होता है। तो उसको अगर आप ध्यान से देखें तो आप आंसर तक पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट इज द प्राइस इलास्टिक डिमांड इज नेगेटिव नंबर, दिस मींस डिमांड इज प्राइस इलास्टिक। जैसे मैंने पहले अपने लेक्चर में भी बताया था कि जो नेगेटिव से इलास्टिक इन इलास्टिक का नहीं पता चलता, वो वैल्यू से पता चलता है। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव होने का मतलब इनवर्स रिलेशन है और अगर उसका आंसर गिवन होता तो उससे ये पता चलता कि इलास्टिक या इन इलास्टिक है। यानी इसका इलास्टिक या इन इलास्टिक से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक क्या है, इनवर्स रिलेशन। और इनवर्स रिलेशन कब होगा, जब आपकी डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो जब डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, जैसे ये क्यू है, ये प्राइस है, अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो तो इसका मतलब है प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है, यानी आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट इज द प्राइस increases from 10 to 12 and the price elasticity demand is -5. The quantity demanded was 500 units. What will it be now? एक तो यह है कि अगर आपको चेंज इन क्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया हो या चेंज इन पी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया हो तो आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास 2 फार्मूले थे, एक पॉइंट मेथड एक आर्क मेथड। तो आसानी इसमें है और आमतौर पे क्वेश्चन सॉल्व भी इसी से हुआ होता है, वो है पॉइंट मेथड। तो आप इसको पॉइंट मेथड लेके इसको
पॉइंट मेथड अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एक तो प्राइस की हमें इंफॉर्मेशन है, दूसरे इलास्टिक डिमांड गिवन है, और तीसरा क्यू का एक जो वैल्यू है वो गिवन है और दूसरी हमें कैलकुलेट करनी है। तो एज वी नो, प्राइस इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी ओवर पी। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिक डिमांड है -0.5। डेल्टा क्यू क्या है ये हम कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल क्यू हमारे पास गिवन था 500। डेल्टा पी जो है वो आपके पास आ गया 10 से 12, तो 2 आ गया, और पी आपके पास आ गया 10। ये आ गया -0.5 इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर 500 इंटू 10 ओवर 2। ठीक हो गया। और इसको हम अगर करें तो -0.5 इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू 10 ओवर, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1000, और इसको हम फर्दर अगर हल कर दें तो ये आ जाएगा। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -0.5 इंटू 100। अगर इसको हम कर लें -0.5 इंटू 100 से, ये आपके पास में वैल्यू -50। तो -50 आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है कि आप इसको Q2 कैलकुलेट करेंगे। तो Q2 कैसे कैलकुलेट होगा? Q2 का हमें पता है कि Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस डेल्टा क्यू। अगर इससे करें तो Q2 आ गया आपके पास, Q1 क्या है आपके पास जी, ये 500 -50, तो ये आ गया 450। तो आंसर इज 450। ये आपका आंसर कैलकुलेट होगा। इसी तरह से अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किए हैं आज के लिए, इसमें कोशिश की है कि हर तरह का क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो, जिसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो, इस तरह के क्वेश्चन करवा दिया जाए। इफ डिमांड इज प्राइस इन इलास्टिक, अगर डिमांड जो है वो प्राइस इन इलास्टिक हो, तो an increase in price must raise profits, an increase in price decreases the revenue, an increase in price increases the revenue। तो ये भी एक्चुअली वो रेवेन्यू मेथड है इलास्टिक डिमांड से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें पता है कि अगर इलास्टिक डिमांड लेसर देन 1 हो तो प्राइस के बढ़ने से टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, और अगर इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1 हो तो प्राइस के बढ़ने से टोटल रेवेन्यू कम होता है, और अगर इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 1 हो तो चेंज नहीं आती। तो इस केस में अगर हम गौर करें तो इन इलास्टिक या इन इलास्टिक का मतलब यह है कि प्राइस के बढ़ने से रेवेन्यू इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन इंफीरियर गुड द प्राइस इलास्टिक डिमांड इज। अच्छा, ये एक मैं इसका लेक्चर अभी डाल दूंगा 1-2 दिन में। वो अगर जो नॉर्मल गुड होती है तो नॉर्मल गुड में जो प्राइस इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है और इनकम इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। अगर गुड इंफीरियर होगी तो जो प्राइस इफेक्ट है वो होता है आपका नेगेटिव ही, और इनकम इफेक्ट भी होता है नेगेटिव। और अगर गुड जो है वो गिफन हो तो गिफन के केस में जो प्राइस इफेक्ट है वो आपका पॉजिटिव हो जाता है, और जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है। तो इस केस में अगर हम देखें कि इंफीरियर गुड है तो दोनों फैक्ट नेगेटिव होंगे। तो आंसर क्या बनेगा? कौन सा? द प्राइस इलास्टिक डिमांड इज नेगेटिव, द इनकम लैस इज नेगेटिव। यही द फर्स्ट वन। ये तो इंफीरियर के केस में प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या होती है? नेगेटिव। और इनकम इलास्टिक डिमांड क्या होती है? नेगेटिव। ये जो 10th क्वेश्चन है ये भी इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। जैसे कि नॉर्मल गुड का भी हमने ऊपर पढ़ा, देखें प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होगा और इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होगा। तो हम नॉर्मल गुड का आंसर क्या बनेगा कि नॉर्मल गुड एक ऐसी गुड होती है जिसका प्राइस इफेक्ट होता है नेगेटिव,
price effect is negative and the income effect is positive. The answer is C. इसी तरह से ये क्वेश्चन और दिया है, ये थोड़ा एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसी तरह की इंफॉर्मेशन है। कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज फॉर गुड एक्स इज -7, the income elasticity demand is -1.5 and the cross elasticity demand for x and y is 1.5. Then whether the goods are substitutes or complements, कहाँ से पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा जनाब कि सब्सिट्यूट होती है या कॉम्प्लीमेंट होती है, ये हमें पता चलता है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड से, इससे। अब अगर एक्स ई डी पॉजिटिव है तो सब्सिट्यूट्स हैं, और अगर एक्स ई डी नेगेटिव है तो गुड्स कौन सी हैं? कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो इसका आंसर हमें मिल गया कि इसकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है ये इस पे बेस करता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो गुड्स हैं उनका आपस में एक गुड का दूसरे के साथ, एक की प्राइस का दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। तो सब्स्टिट्यूट के केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो ये आंसर क्या था? 1.5। इसका मतलब था कि एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट्स। वेदर एक्स गुड इज इंफीरियर और नॉर्मल, इंफीरियर को अगर हमने देखना हो तो हम देखेंगे इनकम से, और अगर हमने नॉर्मल को देखना हो तो उसको हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड से। तो अब इसका जो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड है, अब देखें इसकी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड तो नेगेटिव थी लेकिन इनकम भी नेगेटिव थी। अब अगर बोथ आर नेगेटिव तो इसका मतलब है कि जो गुड है वो नॉर्मल नहीं है, वो इंफीरियर है। क्यों? क्योंकि हमें डबल इंफॉर्मेशन थी, एक आपकी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की और दूसरी आपकी इनकम इलास्टिसिटी डिमांड की। अगर गुड नॉर्मल होती तो उसकी इनकम जो है वो पॉजिटिव हो जाती। अब गुड जो है वो इंफीरियर है। अब इंफीरियर गुड का प्राइस इफेक्ट नेगेटिव ही होता है और नॉर्मल गुड का भी प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है। अब ऐसे केस में जाके पता चलेगा आपको इनकम इलास्टिसिटी डिमांड से। यहाँ पे जो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड है वो है -1.5। इसका मतलब ये है कि गुड क्या है? वो एक इंफीरियर गुड है। तीसरा इसका आंसर आ गया जी, वेदर द डिमांड फॉर एक्स गुड प्राइस इन इलास्टिक और इलास्टिक। तो ये हमें पता चलेगा इसकी वैल्यू से। तो जैसे आप देख रहे हैं 0.7 इग्नोरिंग द साइन क्या है? 1 से कम है। तो इसकी आंसर क्या होगा? गुड क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। दूसरा उसने पूछा कि इनकम का भी बताएं कि इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। तो इनकम का आंसर क्या है? 1.5। तो वाई ई डी है 1.5, तो -1.5 इग्नोरिंग द साइन। आप देखोगे कि वैल्यू क्या बता रही है? वैल्यू ये बता रही है कि जो गुड है वो उसकी डिमांड है इलास्टिक है। उसके बाद है वुड फर्म इंक्रीज और रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड एक्स टू जनरेट मोर रेवेन्यू। अब इसका हमें कैसे पता चलेगा? इसको हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड से। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या है? -0.7। -0.7 का मतलब है ई डी लेसर देन 1। अब अगर आप जनरेट करना चाहते हैं ज्यादा रेवेन्यू, तो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा है कि आपको प्राइस बढ़ा के होगा या कम करके होगा। तो हमें ये पता है कि इलास्टिसिटी डिमांड अगर लेसर देन 1 हो तो प्राइस के बढ़ाने से रेवेन्यू बढ़ता है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आ गए आपको। ये इंफॉर्मेशन, ये जो क्वेश्चन थी, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन और कैसे टैकल करना है आंसर्स को, उसकी इंटरप्रिटेशन को, तो इससे हमें बहुत सारी चीजें आज के इस लेक्चर में पता चली हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।